अच्छा जनाब, तो जनरल कैरेक्टर्स में बच्चों बस ये एक आखिरी कैरेक्टर है, उसको डिस्कस करके फिर हम उसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। लास्ट कैरेक्टर जो यहाँ पर है वो आयनाइजेशन पोटेंशियल का कैरेक्टर है। और जस्ट एक पुराना कॉन्सेप्ट रिकॉल कर लेता हूँ क्योंकि ट्रेंड्स वगैरह में हमने पहले भी थोड़ा बहुत आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था, इसका आइडिया सबको होगा। देखिए भाई, कॉन्सेप्ट सिंपल यूं है कि भाई एटम है, एटम का सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस, बाहर शेल है, शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, आपने क्या किया, आपने एटम को एनर्जी दी। तो क्या होता है कि जब आप एटम को एनर्जी देते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हायर एनर्जी लेवल पे जंप करता है। तो इलेक्ट्रॉन को आपने एटम को एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, हायर लेवल पे गया। आपने और एनर्जी दी, वो और हायर एनर्जी लेवल पे जंप करता जा रहा है, करता जा रहा है, इस तरह से हो रहा है। जैसे जैसे वो हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा तो वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। और इस डिस्टेंस के बढ़ने से, यानी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान ये जो डिस्टेंस है, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो इसके इंक्रीज होने से न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन वीक होती चला जाएगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा अवे चला जाए कि इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन खत्म हो जाए, तो फिर वो स्टेज ऐसा होगा कि जब न्यूक्लियस अट्रैक्ट करना बंद कर देगा तो वो स्टेज ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन पे शेल का पार्ट नहीं रहेगा बल्कि इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल जाएगा। और इलेक्ट्रॉन जब एटम से बाहर निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद एटम एटम नहीं रहेगा बल्कि एटम कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कैट आयन में। तो किसी एटम को अगर इतनी एनर्जी दी जाए कि एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो पॉजिटिव आयन में, कैट आयन में कन्वर्ट हो जाए, तो जो एनर्जी आपने उसको दी होती है वो दी जाने वाली एनर्जी कहलाती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल एक ऐसी एनर्जी को कहा जाता है कि जिसके प्रोवाइड करने से एक न्यूट्रल एटम कैट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो एनर्जी जो किसी न्यूट्रल एटम को कैट आयन में शिफ्ट कर दे, कन्वर्ट कर दे, तो उस एनर्जी को आयोनाइजेशन पोटेंशियल का नाम दिया जाता है। तो ये इस तरीके से यहां पे डिफाइन होता है। तो ये कॉन्सेप्ट इसका है। ट्रेंड की वैसे बात करें, ट्रेंड डिस्कस नहीं किया हुआ वैसे इस चैप्टर में। ट्रेंड की बात करें तो इसमें ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जितना एटम का रेडियस बड़ा होता जाएगा उसकी आईपी वैल्यू लो होती जाएगी, यानी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना इजी होता चला जाएगा। तो आईपी वैल्यू का रेडियस के साथ जो रिलेशन बनता है वो रिलेशन यहाँ पे इनवर्स रिलेशन बनता है, इस तरह से होता है। अच्छा, यहाँ पे ट्रेंड डिस्कस नहीं किया हुआ, यहाँ पे बस इन्होंने जो बात डिस्कस की हुई है वो क्या की हुई जरा समझें। वैसे मैं थोड़ा ट्रेंड का टच दूं तो आपको याद होगा जब पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो जब आप लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो अलोंग द पीरियड मूव करते हुए जो एटम का रेडियस होता है वो रेडियस डिक्रीज हो जाता है। यानी लेफ्ट साइड पे जो एलिमेंट्स हैं उनका रेडियस बड़ा होता है और राइट साइड पे जो होते हैं उनका रेडियस छोटा हो जाता है। छोटा सा आर बना रहा हूं, रेडियस कम हो रहा है। अब देखो लेफ्ट साइड पे एलिमेंट्स हैं उनका रेडियस बड़ा है, तो जिनका रेडियस बड़ा होगा उनकी जो आईपी वैल्यू होगी वो वहां पे कम होगी। और जिनका रेडियस छोटा है, तो जब रेडियस कम होता है तो आईपी वैल्यू वहां पे बढ़ जाती है। तो जिनका रेडियस छोटा है तो उनकी जो आईपी वैल्यू होगी वो वहां पे ज्यादा होगी। तो टेबल में जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए जो आईपी वैल्यूज होती हैं वो आईपी वैल्यूज इंक्रीज हो जाती हैं क्योंकि रेडियस डिक्रीज हो जाता है। अब अगर पीरियोडिक टेबल का वो देखें, आप लेआउट देखें, तो पीरियोडिक टेबल का लेआउट कुछ यूं था। अब बुक में जो बात की हुई है मैं खाली उसी की बात को अब लेके चल रहा हूं कि पीरियोडिक टेबल में सबसे लेफ्ट पर आपके पास एस ब्लॉक है, फिर उसके बाद पीरियोडिक टेबल की ये सेंटर बॉडी है, सेंटर बॉडी जो होती है यहाँ पे डी ब्लॉक है, और उसके बाद पीरियोडिक टेबल के राइट पर इस जगह पर यहां पर आपके पास पी ब्लॉक है। ठीक है भाई, तो पीरियोडिक टेबल की जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से बनी हुई है जिसका आपको आइडिया यकीनी तौर पर सभी को है कि ये इस तरह से होता है। अच्छा भाई, अब अगर मैं थोड़ा सा इस हवाले से बात करूं कि क्योंकि एस ब्लॉक एक्सट्रीम लेफ्ट पर है और जो पी ब्लॉक है वो एक्सट्रीम राइट पर है और डी ब्लॉक जो है वो इन बिटवीन ऑफ एस एंड पी ब्लॉक है,
तो बात कहने की ये कि जब आप एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं, यानी जब आप अलोंग द पीरियड जा रहे हैं, तो अलोंग द पीरियड जाते हुए देखें रेडियस जो है वो डिक्रीज हो रहा है और आईपी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है। यानी जो एलिमेंट सबसे लेफ्ट पर हैं उन एलिमेंट्स की आईपी वैल्यू कम होगी और जो राइट पर हैं उनकी आईपी वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा होगी। अब डी ब्लॉक जो है वो बीच में है, डी ब्लॉक जो है वो एस और पी के बीच में आ रहा है, दरमियान में आ रहा है। तो इसलिए एस और पी के दरमियान में आने की वजह से इनकी आईपी वैल्यू का जैसे कंपैरिजन बुक में डिस्कस किया हुआ है कि इनकी जो आईपी वैल्यू है वो एस ब्लॉक के कंपैरिजन में डी ब्लॉक की आईपी वैल्यू ज्यादा है, लेकिन पी ब्लॉक के कंपैरिजन में डी ब्लॉक की आईपी वैल्यू कम है। यानी एस ब्लॉक की आईपी सबसे कम होती है, पी ब्लॉक की आईपी थोड़ी ज्यादा होती है, डी ब्लॉक की आईपी सॉरी एस ब्लॉक की सबसे कम होती है आईपी वैल्यू, डी ब्लॉक की उससे ज्यादा होती है और पी ब्लॉक की सबसे ज्यादा होती है। तो इसलिए डी ब्लॉक की आईपी जो है वो एस और पी के दरमियान में होती है। तो इसलिए आईपी के रिलेशन को इस तरह से डिस्कस किया हुआ है कि आईपी वैल्यूज एस ब्लॉक की सबसे कम, डी ब्लॉक की उससे ज्यादा और पी ब्लॉक की सबसे ज्यादा होती है। यानी इन्होंने यूं इस बात को डिस्कस किया हुआ है कि जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनकी जो आईपी वैल्यूज होती हैं वो इंटरमीडिएट होती है बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। तो इसलिए एक पॉइंट खाली मैं इस तरह से लिखूंगा कि देयर आईपी वैल्यूज आर इंटरमीडिएट बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो ये इस तरीके से जो है यहाँ पर इनका आईपी का कॉन्सेप्ट है। तो कोई खास बात उन्होंने डिस्कस नहीं की हुई, कोई ट्रेंड व्रेंड उन्होंने डिस्कस नहीं किया हुआ। जैसे इसमें ये बात उन्होंने डिस्कस की हुई है कि डी ब्लॉक की आईपी वैल्यूज एस और पी के इन बिटवीन होती है, ये कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट इसका टोटल जो है वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक का यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, ध्यान में रखिएगा। तो ये आखिर के 3-4 कैरेक्टर्स थे, खासतौर पर ध्यान रखिएगा। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, तो ये याद रखना चाहिए आप लोगों को। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड सिंपल बात है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी सिंपल सा था, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी एक एवरेज सी बात है यहाँ पे। तो बस ये है कि भाई ये इसके जनरल कैरेक्टर्स हैं टोटल, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा मंडे और ट्यूसडे तो मेरे काफी बिजी डेज होंगे, प्रोबेबली शायद मैं आप लोगों को ट्यूसडे को कंफर्म कर दूंगा, या तो वेडनेसडे को लूंगा या फिर मैं थर्सडे को लूंगा, मैं बता दूंगा। तो ये कि नेक्स्ट लेक्चर जो होगा तो उसमें हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर्स इंशाल्लाह पढ़ेंगे। नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक में तो आपने पढ़ ही लिए, लेकिन अब इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के भी नॉमेनक्लेचर्स हमारे पास आएंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर शॉर्ट नोट के टॉपिक्स हैं। नॉमेनक्लेचर एक अगेन थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, 2 लेक्चर्स वो तकरीबन ले लेगा, या एक लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा तो आसानी से हो जाएगा वो। और उसके बाद फिर चैप्टर थोड़ा सा रह जाएगा रिड्यूस के हिसाब से, तो फिर जल्दी हो जाएगा। यानी मेरा ख्याल है तकरीबन 3 लेक्चर्स में, 2 या 3 लेक्चर्स में जो है ये चैप्टर रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से हम कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। अलबत्ता बीच में मैं अभी क्लास नहीं ले पाऊंगा मंडे ट्यूसडे को, तो मैं इसमें टेस्ट थोड़ा सा आज देखता हूँ मैं कितने टेस्ट बना सकता हूँ। मैं कोशिश करूंगा पूरा एक और चैप्टर का टेस्ट आप लोगों को दे दूं। और आप लोगों ने पीछे जो एमसीक्यूज का टेस्ट दिया है, कुछ बच्चों ने कुछ ने नहीं दिया है, तो बच्चों उसको कंप्लीट कर लें ताकि फिर उसको डिस्कस किया जा सके, उसके इश्यूज को जो है वो डिस्कस किया जा सके। तो उसको जरा कंप्लीट कर लें। जाते जाते बस एक आखिरी चीज, एक क्वेश्चन मुझे एक आबिद ने भेजा था और थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, वो मुझे डिस्कस करना था डिस्कशन क्लास में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टेस्ट अभी सबने दिया नहीं है, तो मैं थोड़ा उसको टेस्ट के साथ ही डिस्कस करने का इरादा था, लेकिन वो थोड़ा डिले हो रहा है। तो मैं क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ कि था क्या। क्वेश्चन जो था वो किसी एनटीएस वगैरह उसमें इंटर बोर्ड के पेपर में तो नहीं आया, लेकिन शायद किसी एनटीएस पेपर में अगर हो तो एक अलग बात है, या रेड स्पॉट वगैरह में हो। क्वेश्चन लेकिन अच्छा था। क्वेश्चन यूं था, मैं आपको जरा इसका स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट। ये क्वेश्चन था, अभी क्वेश्चन मेरे ख्याल में रेड स्पॉट का था। तो मैं देखता हूँ इमेज शेयर हो रही है कि नहीं हो रही। आई थिंक डायरेक्टली शेयर नहीं हो रही। अच्छा जी, डाउनलोड करके कर लेते हैं। एक मिनट बच्चों, मैं जरा इसको डाउनलोड करके शेयर करता हूँ, देखते हैं इसमें क्या कहानी है। अच्छा क्वेश्चन है, दिखाने वाला क्वेश्चन है, अगर सारे देख लें तो अच्छी बात है, अगर जाना चाहो तो चले जाए, लेकिन 2 मिनट में समझा दूंगा, देख ही लें तो बेहतर है।
एक मिनट बच्चों, ये किस तरह से आ रहा है भाई, इसको क्या हो गया? एक मिनट, मैं जरा कोशिश कर रहा हूँ इसको स्क्रीन इस बोर्ड पे शेयर कर दूं, ताकि जब मैं इसका वो करूँ ना तो आपके उसमें आ जाए। आ गया। जनाब आली, ये क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाता हूँ जरा इसको सही से, एक मिनट रुकिएगा, अभी आपको ये पूरा नजर आएगा। समझ में आ रहा होगा ना बच्चों? ये इसी शक्ल में मेरे पास आया तो समझ में आएगा। देखिए इसमें कहानी ये है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर्स ऑफ C5H11OH गिव्स ऑन डिहाइड्रेशन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट अल्कीन्स। अल्कोहल्स की जब डिहाइड्रेशन करते हैं तो डिहाइड्रेशन करने के नतीजे में, यानी जब वाटर निकल जाता है तो वाटर निकलने के बाद अल्कीन फॉर्म होता है, ठीक है ना? अच्छा, अब ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसकी डिहाइड्रेशन करेंगे तो आपको ज्यादा अल्कीन्स मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर कंपाउंड में OH कॉर्नर पे लगा हुआ है, चाहे वो राइट कॉर्नर हो चाहे वो लेफ्ट कॉर्नर हो, जब आप उसकी डिहाइड्रेशन करेंगे, लो भाई आबिद का क्वेश्चन था, आबिद ही गायब हो गया, चले रिकॉर्ड हो रहा है देख लेते हैं इसको, सुन लें आप दोनों सुन लो। तो जब आप उसकी डिहाइड्रेशन करेंगे तो क्या होगा, जब OH कॉर्नर पर होता है और डिहाइड्रेशन की जाती है तो वहां पर डबल बॉन्ड कॉर्नर पे आएगा, कोई और पॉसिबिलिटी डबल बॉन्ड की नहीं है, तो इसलिए वहां पे एक ही कंपाउंड बनेगा, आइसोमर नहीं बनेंगे। अगर OH ग्रुप कॉर्नर पर होगा तो वहां पर आइसोमर नहीं बनेंगे, इसलिए जो A वाला है उसमें आइसोमर नहीं बनेंगे क्योंकि OH कॉर्नर पर है। और इसी तरह से D वाला है, उसमें आइसोमर नहीं बनेंगे क्योंकि OH कॉर्नर पर है। आइसोमर बनने का मतलब है एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल बन जाए, तो एक से ज्यादा पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे, सिंपल एक ही स्ट्रक्चर बनेगा जब OH कॉर्नर पर है। जब OH मिड में है, मिड में कहीं पर है, तो वहां पर आइसोमर्स बन सकते हैं। तो बी और सी वाले में पॉसिबिलिटी है, लेकिन क्या पॉसिबिलिटी है, मैं बी और सी वाले की पॉसिबिलिटी दिखाता हूं ताकि आपको पूरी सिनेरियो समझ में आ जाए। देखो, अगर मैं डिहाइड्रेशन करूं बी वाले में तो यहां से H निकलेगा सपोज यहां से, और यहां से OH निकलेगा, और फिर डबल बॉन्ड इस राइट कार्बन और इस कार्बन के दरमियान बन जाएगा। समझ में आ रही है? यानी कि अगर मैं एक पॉसिबल प्रोडक्ट बनाऊं तो एक पॉसिबल प्रोडक्ट ये बनेगी इसमें कि भाई कार्बन कार्बन कार्बन, 1 2 3 4 5, ये कार्बन है, और डबल बॉन्ड इधर बन जाएगा। अगर OH यहां से निकला और हाइड्रोजन यहां से निकला तो डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड पे बनेगा। और अगर हाइड्रोजन लेफ्ट साइड से निकला इधर से, तो फिर डबल बॉन्ड इन दो कार्बन के दरमियान बनेगा। यानी OH तो यहीं से निकल रहा है लेकिन हाइड्रोजन यहां से निकल रहा है, हाइड्रोजन हमेशा OH के बराबर वाले कार्बन से निकलेगा, तो बराबर में राइट पे भी कार्बन है लेफ्ट पे भी है, तो अगर लेफ्ट से निकल गया तो फिर डबल बॉन्ड इधर बनेगा। तो दूसरी पॉसिबल आइसोमर क्या है, 1 2 3 4 5, और डबल बॉन्ड जो है वो यहां पे बनेगा सेकंड और थर्ड के दरमियान में, यानी डबल बॉन्ड यहां पे बनेगा। तो नाम तो सबको समझ में आ रहा होगा कि पहला वाला जो है वो 1 ब्यूटीन है, और दूसरा वाला जो है जनाब वो 2 ब्यूटीन है, ये इस तरीके से होगा। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट वाले में देखें, इसकी अगर मैं पॉसिबल उसकी बात करता हूं, तो भाई अगर इसमें OH ग्रुप निकल रहा है यहां से, अब हाइड्रोजन जो है उसके निकलने की दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो OH के राइट वाले कार्बन से निकलेगा, या फिर हाइड्रोजन OH के लेफ्ट वाले कार्बन से निकलेगा वाटर बनाने के लिए, डिहाइड्रेशन के लिए। तो अगर सपोज करें कि जो हाइड्रोजन निकल रहा है वो राइट वाले कार्बन से निकल रहा है, तो जब राइट कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा तो इस जगह पे डबल बॉन्ड बनेगा, तो इसलिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और डबल बॉन्ड यहां पे बनेगा। अगर हाइड्रोजन इस जगह से निकला तो डबल बॉन्ड जो है वो यहां पे बन जाएगा, और अगर हाइड्रोजन यहां से निकला OH के साथ कंबाइन होने के लिए, तो फिर उस सूरत में डबल बॉन्ड जो बनेगा वो यहां पे बनेगा। रिएक्शन समझ में आ रहा है ना, कि OH ये निकला और हाइड्रोजन यहां का निकला, तो डबल बॉन्ड इन दो कार्बन के दरमियान में बन जाएगा, ठीक है ना? तो जब इन दो कार्बन के दरमियान में बनेगा तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, और डबल बॉन्ड यहां पे बन गया, ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पे स्ट्रक्चर में टोटल 5 कार्बन है, मैंने बाय मिस्टेक इसको ब्यूटीन लिख दिया, पेंटीन के स्ट्रक्चर्स हैं, तो आपको ये मिल गया, ठीक है भाई, 1 पेंटीन मिल गया और यहाँ पे 2 पेंटीन मिल गया, ये इस तरह से होगा। अच्छा, इसी तरह से अगर आप
सी वाले में बात करें और सी वाले का अगर आप नाम रखें तो सी वाले का जब नाम रखेंगे तो इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5, तो आपको ये क्या मिला? 2 पेंटीन। और अगर नंबरिंग सेकंड वाले की बात करूं, इसका नाम रखूं, तो अगेन इसमें डबल बॉन्ड सेकंड पर आ रहा है, तो अगेन आपको क्या मिला? 2 पेंटीन। तो अगर ये दोनों स्ट्रक्चर्स 2 पेंटीन के ही हैं, जो कि डेफिनेटली हैं, तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स नहीं है। क्या आइसोमर्स जो होते हैं उनका नेम जब भी आप रखेंगे आईयूपीएसी नेम, वो एक दूसरे से लाजमी तौर पे डिफरेंट होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बी वाला बनेगा, कि बी वाला जब डिहाइड्रेट होगा तो डिहाइड्रेट होने पर आपको 1 पेंटीन और 2 पेंटीन के प्रोडक्ट जो है वहां पे मिलेंगे। ये इस तरीके से होगा, यानी ओवेच जो लगा हुआ है, अगर इसके राइट कार्बन से हाइड्रोजन निकला तो डबल बॉन्ड राइट पे आएगा और आपको ये वाली प्रोडक्ट बना के दे देगा, और अगर हाइड्रोजन इसकी लेफ्ट से निकला तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और आपको फिर ये वाली प्रोडक्ट बना के देगा, तो 1 पेंटीन 2 पेंटीन मिलेगा। और अगर थर्ड वाले में भी यही कॉन्सेप्ट लगाया जाए कि OH अगर हाइड्रोजन राइट से निकल रहा है तो डबल बॉन्ड इस जगह पर आएगा, और अगर हाइड्रोजन लेफ्ट से निकल रहा है तो डबल बॉन्ड इस जगह पर आएगा। दोनों कंडीशन में आपको 2 पेंटीन मिलेगा ऑप्शन सी के अंदर। तो ऑप्शन सी आपको आइसोमर बना के नहीं दे रहा, देखने में ऐसा लग रहा है आइसोमर बना के नहीं दे रहा, आइसोमर आपको ऑप्शन बी वाला बनाकर देगा। तो इसलिए ये इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है भाई, तो बच्चों इतनी कहानी रखते यहीं तक, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसके आगे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर जो है मैं एमसीक्यूज को भी कोशिश करूंगा डिस्कस करूं जो आप टेस्ट दे रहे हैं। वैसे तो जो आप टेस्ट दे रहे हैं उसके आंसर की आपके सामने आ ही रही है, जो आंसर आपके गलत हो रहे हैं एटलीस्ट उसको बुक से गो थ्रू करें, क्योंकि मैंने रॉन्ग आंसर के राइट आंसर नहीं डाले हुए उसके अंदर। तो इसलिए जो आंसर आपके रॉन्ग है इसका मतलब आपने थोड़ा सा रीडिंग आपको करनी पड़ेगी, तो उसको जरा फिर कर लीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, नॉमेनक्लेचर नेक्स्ट क्लास में आएंगे, तो जरा नेक्स्ट क्लास में इसको देखते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, खुदा हाफिज।